चलिए आज से जो है हम लोग संस्कृत का क्रैश कोर्स हम लोग चालू करने वाले हैं, ठीक है ना। इन 10th क्लास का संस्कृत तो आप देखे होंगे, कई सारे यूट्यूब चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन 12th में एक दो चैनल है, अच्छा खासा चलता भी है। तो चलिए आज हम लोग नया एक शुरुआत करेंगे हम लोग 12th क्लास का, ठीक है ना। कक्षा 12 बिहार बोर्ड, ठीक है ना। बिहार बोर्ड का हम लोग संस्कृत का प्रथम चैप्टर से हम लोग प्रारंभ करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसमें एक रणनीति समझते हैं कि इसमें हम लोग करेंगे क्या। देखिए आज आपका तारीख हो गया 24 दिसंबर, ठीक है। कौन सा तारीख हो गया? 24 दिसंबर हो गया। देखिए 24 दिसंबर के दिन जो है हम लोग इसको प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है ना। और आपका 16 दिन, कितना? 16 दिन 16 दिन जो है हम लोग किताब को अच्छी तरह से, ठीक है ना, अच्छी तरह से, जितना अच्छी तरह हो सकता है उतना हम लोग मेहनत करेंगे किताब पे पहले 16 दिन, ठीक है ना। उसके बाद से जो है बीच बीच में आपको कुछ ग्रामर का भी कॉन्सेप्ट, जैसे एक आपका क्लास प्रत्याहार से मिल जाएगा, वर्णमाला से मिल जाएगा, उच्चारण स्थान से हो जाएगा, कारक, धातु रूप, शब्द रूप, ऐसे करके 10 क्लास आपका व्याकरण का बिजोड़ क्लास, जिससे आप बढ़िया अंक प्राप्त कर सकते हैं। यानी आपके क्या सिलेबस में ही ना है कि आपका 100 अगर 100 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा रहा है तो 100 में से लगभग 45 से 50 क्वेश्चन बुक से रह रहा है। बेटर देन इंग्लिश में आप देखिएगा तो 60 क्वेश्चन आपका जवाब कहाँ से रहता है? ग्रामर से रहता है। बाकी 40 क्वेश्चन जो है आपका वह बुक से रहता है, किताब से रहता है। लेकिन आप देखिए संस्कृत में 45 से 50 जो क्वेश्चन है वो आपका कहाँ से दे रहे हैं? तो किताब से दे रहा है। कहाँ से दे रहा है? किताब से दे रहा है, ठीक है ना। और बाकी जो क्वेश्चन है आपका वो आपका ग्रामर सेक्शन से दे रहा है। उस ग्रामर में आपका ज्यादा नहीं, ठीक है ना। आपको ट्रिकली जितना मतलब कम समय में बेहतर कार्य हो सकता है उतना तैयारी हम लोग करेंगे इस चैनल के माध्यम से। आपका भी जिम्मेवारी है, आपका भाई एक नया चैनल चालू किया है संस्कृत का, जो YouTube पर ऐसे क्लास देंगे कि जैसे संस्कृत को आपको कोई क्लास नहीं मिलेगा। इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिंदी, ये सभी विषय का तैयारी इस चैनल पर कराया जाता है। तो आप जितना हो सके उतना आप सपोर्ट कीजिए, दूसरे के दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस पे आपको जरूर काम की चीज मिलेगा। तो हम लोग ज्यादा समय नहीं गवाएंगे, शुरुआत करेंगे हम लोग प्रथम पाठ, यानी पहला चैप्टर से हम लोग चालू करेंगे, इसी को हम लोग समझेंगे। एक और चीज की रणनीति में आपको हम बता रहे थे कि इसी चैनल पे आपका पिछले 5 वर्षों का जिसमें आपका 2021, 22, 23, 24 और 2025, ये 5 वर्षों का जो आपको ओरिजिनल मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड के द्वारा जो है वह जारी किया जाता है, इस ओरिजिनल मॉडल पेपर को जो आपका कराया जाएगा, ठीक है ना। इसका PDF वगैरह सब कुछ आपको अवेलेबल होगा, ठीक है ना। इसके अलावा पिछले वर्ष का जो क्वेश्चन पेपर है जिसमें आपको 2019 से लेकर 2025 तक मेरे पास अवेलेबल है। इसका क्वेश्चन 2019 से लेकर 2025 तक क्वेश्चन पेपर, 2021 से लेकर 2025 तक मॉडल पेपर, ये संस्कृत का 12 क्लास का बिहार बोर्ड का हम अवेलेबल रखे हैं। और आपको PDF भी कर दिया जाएगा 7759811271। कोई भी आपको संस्कृत में समस्या है तो आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी यथासंभव जरूर आपकी समझिए कि हेल्प की जाएगी, मदद की जाएगी।
ठीक है, तो ये आपकी रणनीति है, आप इतना कर लीजिएगा, व्याकरण का क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। सब आप देखिएगा संस्कृत का अधिकतर जो वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है वो दोहराता है क्वेश्चन। तो आपका 7 साल लगभग जो है आपको क्वेश्चन पेपर करा दिया जा रहा है, 5 साल का मॉडल पेपर करा दिया जा रहा है, क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा भाई? आप फिर 2026 में एग्जाम दिखाइएगा तो फिर से हमसे कांटेक्ट कीजिएगा कि हाँ सर आप जैसा रणनीति बताए हैं वैसा जरूर काम आया है, बहुत बढ़िया लगा हमको। इसमें आपका भी कर्तव्य है, चैनल को सपोर्ट कीजिए और हम लोग यहाँ से एक नया जोश जुनून के साथ हम लोग चालू करते हैं संस्कृत, ठीक है ना। और इस पे जो है वो हम लोग कवर करेंगे 16 चैप्टर और साथ में ग्रामर, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक जो है इस पे कवर किया जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको कोई किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है तो आप इस नंबर पे, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सिलेबस पे आते हैं, फर्स्ट चैप्टर पे हम लोग आते हैं। ये जो भी आपका रणनीति हो, आशा करते हैं कि आप समझे होंगे। चलिए हम लोग सिलेबस पे कवर करते हैं, सिलेबस पे चर्चा करते हैं। इसके अलावा आपको हम एक चीज बता देते हैं कि अगर आपको मूल एनसीईआरटी ओरिजिनल, ठीक है ना, कोई मतलब आपको प्रकाशन वगैरह ये सब नहीं, ठीक है ना, एनसीईआरटी मूल एनसीईआरटी आपको बुक का पीडीएफ चाहिए तो आपको फ्री में अवेलेबल है। बाकी जाएगा तो 99 रुपये 100 रुपये मांगेंगे लोग, ठीक है ना, फ्री में अवेलेबल है। और भी आप क्लास, अगर आप एडवांस क्लास करना चाहते हैं तो बहुत बेटर आपका 12वीं क्लास का संस्कृत का टीचर नीतीश सर, आप एक बार उनका चैनल देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपका जो है उनका चैनल को पिन कर दिया जाएगा, कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। बहुत बेहतर ढंग से पढ़ाते हैं। वैसे उनका चैनल पहले दूसरा था और किसी कारण वैसे डिलीट हो गया, तो इसलिए आप उस नए चैनल पे थोड़ा सा मेहनत मतलब समझिए कि कम हो गया, लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं 12वीं क्लास के बच्चों के लिए, तो आप उनका भी चैनल देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं। प्रथमो पाठ, यानी पहला पाठ, पाठ का नाम है तपोवने ब्रह्मचारी। पाठ का नाम क्या है? तपोवने ब्रह्मचारी, ठीक है ना। पाठ का नाम क्लियर रहेगा। आप सबसे पहले पाठ का नाम याद रखिएगा और लेखक का नाम याद रखिएगा। तो पाठ का नाम हो जाएगा तपोवने ब्रह्मचारी। तो ये जो तपोवने ब्रह्मचारी पाठ का लेखक, सबसे पहला पॉइंट आप नोट कीजिएगा कि तपोवने ब्रह्मचारी पाठ का लेखक, तपोवने ब्रह्मचारी पाठ का लेखक जो है ना भास है। कौन है? भास। अब एक और चीज याद रखिएगा कि तपोवन ब्रह्मचारी जो है ना वह पाठ का जो संबंध है वह किस विद्या से है, यानी वह निबंध है, कहानी है, नाटक है। तो याद रखिएगा नाटक है। क्या है? नाटक। दो क्वेश्चन आपके क्लियर हो गया तो बोलिए। दो क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि तपोवने ब्रह्मचारी, सबसे पहले इसका अर्थ आप देख लीजिए कि तपोवने ब्रह्मचारी का अर्थ होता है कि तपोवन में ब्रह्मचारी। क्या होता है? तपोवन में ब्रह्मचारी, ठीक है ना, याद? क्लियर? चलिए, तो तपोवन ब्रह्मचारी पाठ के लेखक कौन है? भास है। तपोवन जो पाठ है, ये पाठ की कौन सी या फिर किस विद्या के अंतर्गत आता है? तो कहिएगा नाटक के अंतर्गत आता है, अर्थात यह नाटक है। चलिए, सबसे महत्वपूर्ण आपका एक पॉइंट देखिएगा कि भास का कुल नाटक, यानी भास जो लेखक है, अब भास जो है ना वो नाट्य के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में जो है ना वो समझिए कि काफी जो है उनका नाम आता है नाटक के क्षेत्र में। तो भास के कुल कितने नाटक मिलते हैं? तो याद रखिएगा 13। भास के कुल कितने नाटक मिलते हैं? तो 13 नाटक मिलते हैं। क्लियर? कि भास के कितने नाटक मिलते हैं? तो 13 नाटक मिलते हैं। उसके बाद से आप याद रखिएगा कि ये जो पाठ है यानी तपोवने, ध्यान रखिएगा ये भी क्वेश्चन पूछते रहता है, ठीक है ना, कि तपोवने ब्रह्मचारी पाठ, मतलब ये क्वेश्चन का है कि तपोवन ब्रह्मचारी जो पाठ है वह कहाँ से लिया गया। आपसे अधिकतर हिंदी में ही क्वेश्चन करता है, ठीक है ना। तो आप निश्चिंत रहिए, आपकी क्लास जो है आपके लिए ही, आपके बोर्ड के लिए, ठीक है ना, आपकी तैयारी के लिए बनाया जा रहा है। तो हिंदी में ही हम लोग सब कुछ हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि तपोवन जो ब्रह्मचारी पाठ जो है या फिर जो नाटक है वह कहाँ से लिया गया है? तो ये आप याद रखिएगा कि स्वप्न वासव दत्त,
ठीक है, कहां से लिया गया? तो ध्यान रखिए कि स्वप्न वासव दत्त नाटक से लिया गया है, नाटक से लिया गया है। ठीक है ना, क्लियर? ये आपका चौथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो गया। बताइए कितना? 4 क्वेश्चन। सबसे पहले कि पाठ के लेखक यानी तपोवन ब्रह्मचारी पाठ के लेखक कौन है? भास है। तपोवन ब्रह्मचारी पाठ की किस विद्या के अंतर्गत आता है? नाटक। भास का कुल कितने नाटक है? 13। तपोवन ब्रह्मचारी पाठ जो है वो कहाँ से संग्रहित है, कहाँ से ली गई है आपकी किताब में, कहाँ से संकलित है? तब आप कहिएगा स्वप्न वासव दत्तम या दत्त से लिया गया है। कहां से लिया गया? स्वप्न। ठीक है ना, ये आधा को है स्वप्न वासव दत्त से लिया गया है। ठीक है ना, अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते तो क्लास को आप अटेंड कीजिए, क्लास को देखिए, आपको पीडीएफ जो है अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है ना, तो तपोवन ब्रह्मचारी पाठ कहां से लिया गया? स्वप्न वासव दत्त से नाटक से लिया गया है। अब यहां से एक आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि स्वप्न वासव दत्त पाठ का लेखक, या फिर पाठ नहीं, यहाँ पे नाटक कहेगा। ठीक है ना, स्वप्न वासव दत्त नाटक का लेखक। तो इसका जो नाटक का जो रचयिता है, लेखक है, वो भी कौन हो जाएंगे? भास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? भास। तो आपको बताएं कि भास का कुल कितने नाटक? 13। देखिए अब एक चीज आप थोड़ा सा और विशेष आप ध्यान रखिएगा कि ये जो स्वप्न वासव दत्त है ना नाटक, ये कुल 6 अंकों में जो है ना वह विभाजित है। 6 अंकों में विभाजित है, तो ये भी आपका क्वेश्चन है कि स्वप्न वासव दत्त जो नाटक है वह कितने हिस्सों में या भागों में विभाजित है? तो आप कहिएगा 6 अंकों में, 6 भागों में, 6 हिस्सों में। क्लियर हो गया होगा? यानी स्वप्न वासव दत्त जो है नाटक है वो उसका लेखक कौन है? भास है। स्वप्न वासव दत्त जो आपका नाटक है वो कितने अंकों में विभाजित है? तो 6 अंकों में विभाजित है। देखिए अब आगे क्या होता है, तो इसमें एक और कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा कि तपोवने ब्रह्मचारी पाठ स्वप्न वासव दत्त नाटक के प्रथम अंक से संकलित है। प्रथम अंक से संकलित है। क्लियर? पूरा फाइनल क्लियर हो गया होगा? सबसे पहले आपको क्या बताएं कि स्वप्न वासव दत्त से ये आपका पाठ जो है तपोवन ब्रह्मचारी लिया गया है। तपोवन ब्रह्मचारी पाठ जो है वह कहां से लिया गया है? तो स्वप्न वासव दत्त से। अब स्वप्न वासव दत्त जो है भास के द्वारा लिखा गया एक नाटक का संग्रह है, नाटक है। इस नाटक में कुल 6 अंक है। कितने अंक है? 6। क्लियर? कितने अंक है? 6। अब इस 6 अंक में से जो प्रथम यानी जो पहला अंक है, इसी अंक से जो है वह स्वप्न वासव दत्तम से जो है वह आप समझिए कि तपोवन ब्रह्मचारी पाठ को लिया गया है। ठीक है ना, इसमें 2 पॉइंट और याद रखिएगा। इसका नायक यानी स्वप्न वासव दत्त जो है आपका नाटक, इसका नायक कौन है और नायिका कौन है? ठीक है ना, तो देखिए इस स्वप्न वासव दत्त का जो नायक है वो आपका उदयन है। कौन है? उदयन। क्लियर? और जो नायिका है वो आपका कौन है? तो वासव दत्ता है। कौन है? वासव दत्ता। ये 2 पॉइंट क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है ना, यानी इन स्वप्न वासव दत्त नाटक जो है इसमें उदयन और वासव दत्ता की कहानी को जो है वह वर्णित किया गया है भास के द्वारा। और ये कहानी 6 अंक में है, जिसमें से प्रथम अंक से ये आपका तपोवन ब्रह्मचारी पाठ का कुछ अंश आपको दिया गया किताब में। तो हम लोग देखिए
वैसे चैप्टर तो हम शुरुआत कर सकते थे, लेकिन चैप्टर को अगर आप डीपली बहुत गहराई से आप समझना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको स्वप्न वासवदत्त नाटक को आपको पढ़ना पड़ेगा कि आखिर स्वप्न वासवदत्त नाटक में है क्या। तो हम लोग एक संक्षेप के द्वारा जो है इस नाटक को पढ़ लेते हैं, यानी हम आपको समझा देते हैं इस नाटक को संक्षेप के द्वारा। जब आप इस नाटक को समझ जाइएगा तब आप एक तपोवन ब्रह्मचारी पाठ को पढ़िएगा, यकीन मानिए आप आनंद विभोर हो जाइएगा। ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम लोग सिलेबस से हटते हैं और चलते हैं स्वप्न वासवदत्तम जो नाटक है इसके सारांश की ओर, इसके संक्षेपण की ओर। जब तक वो नहीं समझ में आएगा तब तक भी पाठ आपका क्लियर नहीं होगा, मजा नहीं आएगा आपको, मजा। ठीक है ना। तो हम शुरू करेंगे स्वप्न वासवदत्त। उससे पहले जो ये आपका क्वेश्चन है इसको आप ध्यान रखिए कि तपोवन ब्रह्मचारी पाठ का लेखक भास है। ये पाठ की किस विद्या के अंतर्गत आता है? नाटक के अंतर्गत आता है। भास का कुल नाटक कितने हैं? 13 है। तपोवन ब्रह्मचारी पाठ कहाँ से लिया गया? स्वप्न वासवदत्तम नाटक से लिया गया। अब ये जो स्वप्न वासवदत्तम जो नाटक है एक इसका लेखक भास है, 6 अंक में है। 6 में से जो प्रथम अंक है वहां से आपका मतलब प्रथम अंक है वहां से आपका पाठ तपोवन ब्रह्मचारी दिया गया है। यहां तक पूरा आपको क्लियर हो गया होगा, क्लियर समझ में आ गया होगा। अब ये आपको हम क्या बताएं कि तपोवन ब्रह्मचारी पाठ स्वप्न वासवदत्त से लिया गया है या फिर दत्तम से लिया गया है। तो अब इस स्वप्न वासवदत्तम के बारे में हम लोग संक्षेप में उस कहानी को हम लोग समझते हैं कि आखिर उस नाटक में है क्या। जब तक वो नहीं समझ में आएगा तब तक यहाँ से आपको मजा आने वाला नहीं है। ठीक है ना। तो पहले हम लोग उसी को जो है वह क्लियर हम लोग समझने वाले हैं। चलिए, तो हम लोग स्वप्न वासवदत्तम नाटक का जो क्या करते हैं तो वह संक्षेप देखते हैं। यानी स्वप्न वासवदत्त नाटक का सारांश ठीक है ना। इस स्वप्न वासवदत्त जो नाटक है ये पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ा? क्योंकि इसी नाटक का या भास द्वारा जो रचित यही नाटक है, इसी से जो आपका तपोवन ब्रह्मचारी पाठ जो वह संकलित है। क्लियर। तो चलिए इसमें होता क्या है। तो सबसे पहले आपको एक चीज याद रखना है कि इसमें बता दिए कि अब कुल कितना अंक है। तो कुल अंक कहेगा तो ये आपका 6 अंक है। कितना? 6 अंक है। स्वप्न वासवदत्तम में कुल कितना अंक है? 6 अंक है। और ये जो तपोवन ब्रह्मचारी जो पाठ है वो आपका प्रथम अंक से लिया गया है, यानी स्वप्न वासवदत्त के प्रथम अंक से लिया गया है। इतना तो क्लियर हो गया होगा। अच्छा चलिए, अब इसमें आपको सबसे पहले एक नाम मिलेगा उदयन। किसका नाम मिलेगा? उदयन। ठीक है। उसके बाद से जो है आपका अगला नाम मिलेगा, अगला नाम आपका आएगा वासवदत्ता। किसका नाम आएगा? वासवदत्ता। ठीक है ना, वासवदत्ता। और फिर एक और नाम आएगा आपका पद्मावती। किसका नाम आएगा? पद्मावती का नाम आएगा। ठीक है ना। तो वैसे तीसरे आपका जो है ना तीसरे नंबर में आएगा पद्मावती, लेकिन सबसे मेन प्रमुख जो है ना आपका उदयन है। तो उदयन कौन थे? तो याद रखिएगा उदयन जो है वत्स राज या फिर वत्स का राजा कह सकते हैं। ठीक है ना। उदयन कौन थे? तो वत्स का राजा थे। ठीक है ना। कहाँ का? वत्स का राजा थे। अब क्वेश्चन पूछेगा कि वत्स का राजा का क्या नाम था? तो उदयन। उदयन कहाँ के राजा थे? वत्स का या वत्स राजा लिख सकते हैं, वत्स का राजा थे। वासवदत्ता कौन थी? तो वासवदत्ता के बारे में याद रखिएगा कि यह अवंती राज्य, अवंती राजपुत्री, अवंती राजपुत्री, यानी एक ध्यान रखिएगा कि अवंती के राजा थे ना, उनका नाम था प्रद्योत। क्या नाम था? प्रद्योत। तो यह प्रद्योत की, राजा प्रद्योत की बेटी थी, ध्यान रखिएगा। अब ये आपका किताब में तपोवन ब्रह्मचारी पाठ में इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन स्वप्न वासवदत्तम नाटक को समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा। अब
सबसे पहले उदयन कहाँ के राजा थे? वत्स का। वासवदत्ता कौन थी? तो अवंती राजपुत्री यानी अवंती की राजपुत्री थी, अर्थात वो राजा प्रद्योत की बेटी थी। प्रद्योत जो थे वह अवंती का राजा थे। अब एक और मिलेगी पद्मावती। तो पद्मावती जो है याद रखिएगा मगध की राजकुमारी। ठीक है ना, अर्थात ये जो थी वो समझो कि वह मगध के राजा जो थे ना, मगध के राजा, ध्यान रखिएगा कि ये जो थे वो मगध के राजा, मगध के राजा थे जिनका नाम था दशक, दर्शक। ठीक है ना, मगध के राजा जो दर्शक थे उनकी यह बहन थी। ठीक है ना, तो पद्मावती जो है ना, पद्मावती का संबंध कहां से हो जाएगा? मगध, यानी तीनों याद रखिए। उदयन कहाँ के राजा थे? तो उदयन वत्स का राजा थे। वासवदत्ता कहाँ की राजपुत्री थी? अवंती की। मगध की राजकुमारी कौन थी? पद्मावती थी। क्लियर हो गया होगा? ठीक है ना। अब यहां से जो है ना इस घटना को यानी इस स्वप्न वासवदत्ता नाटक को जो हम लोग प्रारंभ करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए होता क्या है, तो एक बार की बात है। ठीक है ना, कहानी को सुनिएगा कि एक बार की बात है। ठीक है ना, कि राजा प्रद्योत, ठीक है ना, कौन? राजा प्रद्योत। राजा प्रद्योत क्या करते हैं कि उदयन को, किसको? उदयन को, किसको? उदयन को जो है वह छल पूर्वक जो है वह क्या करते हैं? समझिए कि बंदी बना लेते हैं। क्या करते हैं? बंदी बना लेते हैं। ठीक है, ये लाइन क्लियर हो गया कि राजा प्रद्योत और उनकी मंत्री के द्वारा, यानी राजा प्रद्योत के मंत्री के द्वारा उदयन को, किसको? उदयन को क्या किया जाता है? तो छल पूर्वक जो है बंदी बना लिया जाता है। क्लियर, यानी उदयन किसको बंदी बना लिया? सॉरी, उदयन को कौन बंदी बना लिया? तो राजा प्रद्योत और प्रद्योत की मंत्री या उनकी सेना। ठीक है ना, आगे की कहानी समझिए। उदयन को जो है ना वह वीणा वादन, यानी जो उदयन जो था, उदयन को वीणा वादन आता था। वीणा वादन, क्लियर, यानी वीणा वादन कहने का मतलब कि उदयन जो था ना, वत्स राज का जो मंत्री, उसको वीणा बजाने बहुत सुंदर आता था। ठीक है ना, और उदयन को कौन जब छल पूर्वक बंदी बना लिया? तो उदयन को कौन बंदी बना लिया? तो समझिए कि प्रद्योत और उनकी जो सेना है। ठीक है ना, चलिए अब आगे क्या होता है। ये जो प्रद्योत है ना, आखिर प्रद्योत जो है वो उदयन को क्यों छल पूर्वक बंदी बनाए थे? तो उनको बंदी बनाने का रीजन यह था कि जो प्रद्योत चाहते थे, यानी यह चाहते थे कि मेरी बेटी की शादी, मेरी बेटी की शादी जो है वह किससे हो? तो समझिए कि उदयन से हो। किससे हो? उदयन से हो। क्लियर हो गया, यानी राजा प्रद्योत जो थे वो उदयन को छल पूर्वक बंदी बना लेते हैं। राजा प्रद्योत जो है वह चाहते थे कि मेरी बेटी, अब उनकी बेटी का नाम क्या था? तो अवंती था। सॉरी, अवंती की जो राजकुमारी वासवदत्ता, वो वासवदत्ता था। ठीक है ना, बाद में वैसे इनका नाम, वासवदत्ता का नाम अवंती ही आया है। आप आगे कहानी समझिए। तो क्लियर हो गया यहाँ तक कि राजा प्रद्योत जो एक बार उदयन को छल पूर्वक बंदी बना लेते हैं। राजा प्रद्योत चाहते थे कि मेरी बेटी की शादी उदयन से हो, और उदयन जो थे वो वीणा वादन थे, अर्थात वो वीणा बजाना उनको बहुत सुंदर ढंग से आता था। ठीक है ना, आगे क्या होता है। अब वह प्रद्योत तो चाहते थे कि मेरी बेटी की शादी उदयन से हो, तो इसलिए उदयन को बंदी बनाकर प्रद्योत अपनी बेटी के लिए वीणा वादन का शिक्षक नियुक्त कर लिया। अर्थात ये जो प्रद्योत है, प्रद्योत जो है अपने बेटी के लिए वीणा वादन का शिक्षक नियुक्त कर लिया। ठीक है ना, यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, यानी प्रद्योत जो है वह वीणा वादन का शिक्षक अपनी बेटी के लिए किसको नियुक्त कर दिया? उदयन को कर दिया। ठीक है ना, अब आगे की कहानी हम लोग समझते हैं।
अब आगे की कहानी जो हम लोग आगे लेकर चलते हैं। तो अब देखिए, अब जो है ना वह क्या किया गया, थोड़ा सा अब इस कहानी को भी विस्तार करते हैं। इससे पहले जो है ना आप एक पॉइंट याद रखिएगा कि उदयन के मंत्री यानी स्वप्न वासवदत्त जो है नाटक है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उदयन के जो मंत्री था ना, इनका नाम था यज्ञधरायण। यज्ञधरायण, क्या नाम था? यज्ञधरायण। तो उदयन का जो मंत्री था यज्ञधरायण, ठीक है ना, और एक और आपका रूपवाहन नाम था, ठीक है। तो कम से कम यज्ञधरायण आपकी किताब में तो इसको चर्चा कीजिएगा कि उदयन के मंत्री कौन थे, तो यज्ञधरायण। उदयन कौन थे, तो वत्स का राजा थे, जिसको प्रद्योत जो थे यानी अवंती का जो राजा थे प्रद्योत, तो अपने बेटी के शिक्षक के लिए जो है क्या किए, तो उनको गिरफ्तार कर लिए थे, उसे बंदी बना लिए थे, क्योंकि वे चाहते थे प्रद्योत कि मेरी बेटी पद्मावती की शादी, पद्मावती बोल रहे हैं, वासवदत्ता की शादी जो किससे हो, तो वासवदत्ता की जो शादी वो उदयन से हो। चलिए आगे अब देखते हैं। अब यहाँ से क्या होता है, तो यज्ञधरायण जो है ना ये नहीं चाहते थे, यानी मंत्री जो है उदयन का मंत्री, अब कोई भी मंत्री थोड़ी ना चाहेगा कि मेरा राजा किसी के यहाँ गुलामी करे, मेरा राजा किसी के बंदी में रहे। तो यज्ञधरायण क्या हुआ कि यज्ञधरायण जो है ना वह नहीं चाहते थे कि मेरे राजा जो है वह किसी के बंदी बनकर रहे, किसी के यहाँ जो है वह समझिए कि एक बंदी बनकर रहे। तो इसलिए यज्ञधरायण ने जो है ना एक अपना जो है ना एक विचार रचा, एक दिमाग लगाया यज्ञधरायण की राजा को कैसे इस बंदी से छुड़ाया जाए, ठीक है ना। तो इस मतलब बंदी से कैसे जो है वह समझिए कि मतलब छुड़ाने के लिए जो है वह क्या किया जाता है, एक जो है उदयन के द्वारा जो है एक जो है वह साजिश रचा जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। चलिए अब यहाँ से होता क्या है, तो यज्ञधरायण है ना एक अपना दिमाग लगाते हैं और एक क्या करते हैं, तो यज्ञधरायण जो है वह उदयन को और जो वासवदत्ता है, कौन है, वासवदत्ता, जो वासवदत्ता है इनको, ठीक है ना, इन दोनों को, राजा को, अब समझिए कि बीच की कहानी जो है ना उदयन और वासवदत्ता के बीच जो है वो प्रेम होता है, वीणा वादन के समय ही समझो कि दोनों के बीच में, उदयन के बीच में, वासवदत्ता के बीच में प्रेम होता है। और यज्ञधरायण की दिमाग से, यज्ञधरायण की विचार से जो है वह उदयन को और वासवदत्ता को जो है ना वह क्या करते हैं, यज्ञधरायण जो है भगा ले आते हैं, यानी जो बंदी जो था उससे यज्ञधरायण क्या करते हैं, उनसे निकाल लाते हैं बंदी से। अब उसके बाद आगे क्या होता है, अब आगे के कॉन्सेप्ट हम लोग अब समझते हैं कि आगे क्या हुआ। देखो अब आगे क्या होता है, तो वत्स राज में आकर दोनों जो है वह शादी कर लेते हैं। क्या होता है, दोनों जो है वह शादी कर लेते हैं, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा हम साफ करते हैं, फिर आगे की कहानी हम लोग समझते हैं। चलिए आगे की कहानी हम समझते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि यज्ञधरायण जो उदयन के मंत्री है, वत्सराज के राजा अर्थात उदयन को और अवंती की जो राजपुत्री थी वासवदत्ता, उनको भगाने में क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। दोनों आकर जो है शादी करते हैं। उदयन और उदयन जो है वासवदत्ता के प्रेम में बहुत खो जाते हैं, ठीक है ना। खोने के बाद जो है ना उदयन का क्या होता है, तो राजपाट जो है उनसे छीना जाता है, अर्थात दूसरे कोई आकर उस पर क्या करता है, अपना अधिकार कर लेता है, ठीक है ना। अब आगे क्या होता है, उसका नाम वैसे आरुणी नाम था। क्या नाम था, आरुणी, यानी जो उदयन के राज को जो छीना था उस पे समझिए कि वो सोचा कि फायदा जो है, फायदा इसका उठाते हैं, कमजोरी पे फायदा उठाते हैं, और आरुणी आकर जो उदयन के राजपाट को जो है छीन लेता है। उसके बाद होता क्या है, तो यज्ञधरायण जो है ना वह एकदम प्रयत्नशील हो जाते हैं और दिमाग लगाते हैं कि अब इस राजा के जो है साम्राज्य को कैसे वापस लाया जाए। और इस राजा के साम्राज्य को वापस लाने के लिए देखिए फिर जो है ना एक जो है वह क्या किया जाता है, तो समझिए कि उनके द्वारा जो है वह एक फिर से जो है वो कोई विचार किया जाता है कि अब कैसे आरुणी से जो है वह मतलब इस साम्राज्य को, उदयन के साम्राज्य को जो वापस लाया जाए। यहाँ तक
क्लियर हो गया होगा, आशा करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना। अब होता क्या है, तो यहाँ से एक चीज हम लोग देखते हैं कि यज्ञधरायण को जो है ना, यज्ञधरायण को, क्योंकि यज्ञधरायण तो चाहते थे किसी तरह से जो है वह उदयन की जो साम्राज्य वापस आ जाए। यज्ञधरायण, यज्ञधरायण को ज्योतिष के द्वारा, यज्ञधरायण को ज्योतिष के द्वारा जो है पता चलता है कि जो मगध, कौन सा मगध, ठीक है ना, यज्ञधरायण को ज्योतिष के द्वारा पता चलता है कि जो मगध के राजा थे दर्शक, मगध के राजा दर्शक की बहन, दर्शक की बहन। अब बताइए, यज्ञधरायण जो है वह ये सोचिए, या फिर इनको पता चलता है कि ज्योतिष से इनको बताता है कि जो मगध के राजा जो दर्शक है ना, इनकी बहन पद्मावती, कौन, पद्मावती, जो पद्मावती से शादी करेगा ना वह एक चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे। यज्ञधरायण को लगा कि ये तो बहुत बढ़िया बात है, कि क्या करते हैं कि उदयन की शादी किससे करा देते हैं, तो पद्मावती से करा देते हैं। किससे करा देते हैं, पद्मावती से। तो अब यहाँ से यज्ञधरायण जो है ना एक अपना दिमाग लगाते हैं और सोचने लगते हैं कि कैसे जो है उदयन की शादी जो है वह पद्मावती से करा दिया जाए। एक चीज आपका क्लियर होगा कि उदयन की शादी किससे हुआ था, तो उदयन की जो शादी है वो समझिए कि अवंतिका की जो राजपुत्री थी, क्या नाम था, वासव दत्ता, तो वासव दत्ता से। लेकिन अब इनका उदयन का राजपाट छीना गया है इनसे, तो इसलिए इनका जो मंत्री है यज्ञधरायण वह चाह रहा है कि किसी तरह से मेरे राजा की जो है ना वापस इनका कार्यभार, इनका राज्यपाट जो है वह मिल जाए। तो इसलिए इनको अचानक जो है वह लगता है कि क्यों ना, ज्योतिष हमको पता चला ही है कि जो मगध के राजा दर्शक की बहन पद्मावती से शादी करेगा, वह उसका राजा को क्या बना दिया, चक्रवर्ती बना दिया जाएगा। तो यज्ञधरायण सोचा कि चलिए एक दिमाग लगाते हैं और पद्मावती और उदयन की शादी करा देते हैं। लेकिन एक यहाँ पे है ना एक समस्या यह था, सबसे बड़ी समस्या क्या था, तो सबसे बड़ी समस्या था कि यज्ञधरायण, सॉरी, यहाँ पे जो है ना उदयन जो थे, उदयन जो थे वह वासव दत्ता से जो है वो बहुत अधिक प्रेम करते थे, बहुत अधिक प्रेम करते थे। तो यज्ञधरायण को यही समस्या था कि राजा तो वासव दत्ता के अलावा दूसरे से शादी करने के लिए तैयार होंगे नहीं, तो जब दूसरे लड़की से मतलब दूसरे लड़की से शादी करने के लिए तैयार नहीं होंगे तो फिर कैसे पद्मावती से शादी कराया जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए अब होता क्या है, तो यहाँ से जो है एक फिर से वो साजिश रचते हैं। यज्ञधरायण जो है वह क्या करते हैं, तो यज्ञधरायण है ना वह समझिए कि उदयन और पद्मावती, उदयन और पद्मावती की विवाह की योजना बनाते हैं। क्या करते हैं, योजना बनाते हैं। कौन, तो समझिए कि यज्ञधरायण। कौन ये योजना बनाते हैं, यज्ञधरायण यह योजना बनाते हैं कि कैसे भी करके हमको पद्मावती और उदयन की शादी करा देना है। चलिए अब इस शादी की योजना हम लोग देखते हैं, यह योजना में क्या क्या था। अब यही आपका लास्ट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, फिर हम लोग पाठ का प्रारंभ करेंगे। ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे होता क्या है कि योजना के अनुसार उदयन को जो है ना राज परिवार तथा विश्वास पात्र जो सहयोगी थे उनके साथ शिकार के लिए वन भेज दिया गया। ठीक है ना, यानी ऐसे समझिए योजना क्या था, तो यज्ञधरायण ने राजा को परिवार के साथ, ठीक है ना, यानी समझिए कि परिवार के साथ और उनके कुछ मंत्री के साथ जो है वो वन भेज दिया गया। और ये जो वन था ना वो समझिए कि लवाणक नामक गांव में। ठीक है ना। अब इस मतलब कैसे,
कैसे वह जो है यज्ञनारायण शादी कराते हैं पद्मावती उदयन को, तब इसी को आप समझिएगा कि यज्ञनारायण ने राजा को परिवार के साथ कहाँ भेज दिया, वन भेज दिया, लवानक नामक गांव में। ठीक है ना। अब आगे क्या होता है तो देखिए, एक दिन जब उदयन शिकार करने के लिए गए थे तो योजना के अनुसार शिविर में आग लगा दी गई। यानी एक दिन की बात है कि उदयन कहाँ गए थे, तो उदयन जो है ना वह शिकार करने गए थे। उदयन कहाँ गए थे, तो उदयन जो है वह शिकार करने गए थे, शिकार करने गए थे। तो शिविर में, यानी जहां ये लोग रहते थे, ठीक है ना, तो शिविर में क्या की गई, शिविर में आग लगा दी गई, आग लगा दी गई। अच्छा, एक चीज आपका दिमाग यहाँ फिर से यहाँ से एक्टिव करते हैं कि क्यों ऐसे किया जा रहा है। क्योंकि यज्ञनारायण जानते थे कि उदयन जो वासुदत्ता को छोड़कर दूसरे लड़की से शादी नहीं करेंगे, और अगर शादी नहीं करेंगे तो उनके जो दुश्मन, यानी समझिए कि उदयन का जो दुश्मन अरुणी ने उनका राजपाट छीना है तो वापस नहीं मिलेगा जब तक कोई दूसरे राजा का सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इनको ज्योतिष से पता चला था कि जो मगध की जो राजकुमारी है पद्मावती, उससे शादी करेगा तो उनसे क्या हो जाएगा, तो समझिए कि शादी हो जाएगा। ठीक है ना, और इनका राजपाट वापस कहीं आ सकता है। इसीलिए यज्ञनारायण है ना वह उदयन को किसी तरह से जो शादी करने के लिए पद्मावती से ऐसी योजना बना रहे हैं। तो योजना क्या था, तो यज्ञनारायण ने राजा को परिवार के साथ वन में भेजा शिकार करने के लिए। एक वन कहाँ था, तो लवानक नामक गांव में वन था। एक बार की बात है कि उदयन शिकार करने गए थे तो शिविर में क्या की गई, आग लगा दी गई। ये सब योजना है, ऐसे सच में हुआ नहीं, लेकिन ये सब योजना के तहत ये सब काम किया जा रहा है कि शिविर में आग लगा दी गई। अब क्या होता है, तो उदयन के वापस लौटने पर, उदयन जब वापस लौटते हैं शिकार करके, तो उनकी जो मंत्री जो थे, यानी यज्ञनारायण को छोड़ दिए जाते थे, यज्ञनारायण वहां से हट गए हैं। तो उनके जो मंत्री है वह उदयन को बताते हैं कि वासवदत्ता जो है वह शिविर में आग लगने से मर गई। ठीक है ना, कौन मर गई, वासवदत्ता, वासवदत्ता जो है वह मर गई। ठीक है ना, यानी जो यज्ञनारायण के अलावा और भी जो मंत्री थे वह जब उदयन वापस जो है वह लौट के आते हैं तो उनको ये बता दिया जाता है कि जो वासवदत्ता जो थी, यानी आपकी जो पत्नी थी, वह मर गई। आग में, शिविर में आग लगा था और उसी में उनका मृत्यु हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे आगे एक और बात बताते हैं, उनको बचाने के लिए है ना यज्ञनारायण गए थे। यानी जब वासुदत्ता आग में जल रही थी, झुलस रही थी, तो उनको बचाने के लिए कौन गए थे, यज्ञनारायण गए थे। कौन गए थे, यज्ञनारायण गए थे। और साथ साथ में ये भी क्या हो गया, ये भी उसी में मर गए। इन दोनों जो है ना, वासवदत्ता और यज्ञनारायण, वासवदत्ता कौन है, उदयन की पत्नी, यज्ञनारायण कौन है, तो उदयन का मंत्री, ये दोनों जो है ना वह समझिए कि आग में मर गए। ये बात किसको बता दिया गया, तो ये जो बात है ना वह राजा उदयन को बता दिया गया अन्य मंत्री के द्वारा। और वैसे एक चीज आप यहाँ से स्पष्ट कीजिएगा तो पाठ समझ में आएगा, तपोवन ब्रह्मचारी। ये जो वासवदत्ता और यज्ञनारायण जो है ना वह समझिए कि सच में नहीं मरे हैं, ये सब योजना है। योजना क्यों किया जा रहा है, ताकि उदयन की शादी पद्मावती से करा दिया जाए। इसीलिए सब यज्ञनारायण का दिमाग था। ये सब बात जब वासवदत्ता जानती थी, वासवदत्ता को यज्ञनारायण है ना पहले ही बता चुके थे कि ऐसे ऐसे बात है, तो कोई भी पत्नी अपने पति की भलाई चाहेगी। तो इसलिए वासवदत्ता जब तैयार है कि मतलब भी जानती थी कि वे नहीं छोड़ेंगे हमको, तो इसलिए ये यज्ञनारायण मंत्री के साथ भी मिली हुई है इस योजना में। ठीक है ना। अब आगे क्या होता है, अब यहाँ पे राजा उदयन को पता चल जाता है कि यज्ञनारायण आग में मर गए हैं, मेरी पत्नी यानी जो वासवदत्ता है वो भी आग में मर गई है। अब आगे क्या होता है ना, तो अब जो है, अब आगे थोड़ा सा और कहानी समझना, फिर पाठ में हम लोग चलते हैं। उदयन को तो पता चल गया है, उदयन को पता चल गया है कि मतलब यहाँ से जो है वासवदत्ता यज्ञनारायण जो है मर गए हैं। लेकिन अब दूसरा पॉइंट ये है कि यज्ञनारायण क्या किए, इसको थोड़ा सा ध्यान से, कि यज्ञनारायण जो है ना वासवदत्ता को, या फिर वासवदत्ता का नाम बदल दिया, नाम बदलकर उनका नाम रख दिया, बदलकर इनका नाम बदलकर जो है ना क्या कर दिया, तो इनका नाम बदलकर जो है अवंती रख दिया। क्या रख दिया, अवंती। क्या रख दिया, अवंती। जहां जहां अवंती शब्द मिलेगा समझिएगा कि वह वासवदत्ता ही है। आपकी किताब में भी अवंती शब्द का प्रयोग किया गया होगा, तो समझिए कौन है, तो आपका वासवदत्ता है।
कौन है? वासवदत्ता है, ठीक है ना। तो यज्ञनारायण जो वासवदत्ता का नाम बदल कर क्या रख दिए? अवंती रख दिए। क्या रख दिए? अवंती। और इस अवंती को क्या करते हैं? तो इस अवंती को जो समझिए कि एक, ठीक है ना, तपोवन में, यानी आप ऐसे समझिए कि यज्ञनारायण जो वासवदत्ता के नाम बदल के क्या रख दिए? अवंती रख दिए, ठीक है ना। और दोनों ने भेष बदल दिए हैं। दोनों कौन कौन? यज्ञनारायण और वासवदत्ता, ये क्या कर दिए? तो वह अपना अपना वेश बदल दिए ताकि कोई उनको पहचान नहीं सके। दोनों जो है यज्ञनारायण और वासवदत्ता जो है वह वेश बदल दिए। क्या कर दिए? अपना वेश बदल दिए, ठीक है ना। अब जो है ना, एक बार जो है पद्मावती जो है वह तपोवन में आती है, ठीक है ना। एक बार की बात है, एक बार तपोवन में कौन आती है? तो पद्मावती आती है। कौन आती है? पद्मावती। वो याद रखिएगा, अपनी राजमाता से मिलने के लिए, अपनी राजमाता से मिलने के लिए। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। राजगिरी या फिर राजगिरी, ठीक है ना। तो एक बार की बात है कि पद्मावती जो अपनी राजमाता से मिलने के लिए कहाँ आती है? तपोवन में आती है। कहाँ आती है? तपोवन में, ठीक है ना। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। इधर यज्ञनारायण जो वासवदत्ता को साथ लेकर एक सन्यासी के वेश में मगध राजकुमारी पद्मावती के पास पहुंच जाते हैं और अवंती यानी वासवदत्ता को पद्मावती के धरोहर के रूप में रख देते हैं, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया होगा, यानी राजमाता से मिलने के लिए कौन आती है? पद्मावती आती है, ठीक है ना। और फिर वत्सराज का जो मंत्री था यज्ञनारायण, वह उदयन की रानी को यानी वासवदत्ता को, ठीक है ना, किसको? वासवदत्ता को अपनी स्वसा के रूप में, अपनी स्वसा यानी अपनी बहन के रूप में जो है ना, बहन के रूप में जो वह क्या करती है? तो समझिए कि वह मतलब यज्ञनारायण लाते हैं और पद्मावती के पास क्या करते हैं? वह रख देते हैं। तो पद्मावती के पास उनको रखने का रीजन यह था कि ये जो अवंती नब बन गई है, यानी वासवदत्ता तो अवंती बन गई है, तो ये जो अवंती जो है वो समझिए कि आके कहते हैं कि ये मेरी बहन है और आज से आपके पास न्यास के रूप में रहेगी। किस रूप में रहेगी? तो वह न्यास के रूप में, ठीक है ना। किस रूप में? न्यास के रूप में रहेगी। तो न्यास के रूप में उसको रख देते हैं। क्लियर हो गया। तो ले आए थे अपनी स्वसा के रूप में, रख किस रूप में देते हैं? तो समझिए कि न्यास के रूप में रख देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब यहाँ से थोड़ा सा और हम लोग पॉइंट को समझ लेते हैं। यहाँ से जो है ना, आप देखिए कि मतलब होता क्या है ना कि अब इसको रखने का रीजन यह था कि ताकि जो मतलब अवंती है वह पद्मावती को कुछ राजा के बारे में, उदयन के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें, आदतें बताएगी, तो शायद पद्मावती को लगे कि उदयन से शादी कर लेना चाहिए। तो बस यही रीजन था वो रखने का, ठीक है ना। अब हम पाठ को जो है वो शुरू करेंगे, ठीक है ना। ये कहानी जो है समझ में आ गया होगा। कहानी समझ में आएगा तो चैप्टर बहुत आसानी से, बहुत आपको अच्छा लगेगा समझने में, ठीक है ना। तो हम लोग पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ की शुरुआत करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट है। यानी सबसे पहले पाठ का नाम क्या था? तपोवन ब्रह्मचारी, ठीक है ना। पाठ का नाम क्या था? तपोवन ब्रह्मचारी। जो तपोवन ब्रह्मचारी पाठ का लेखक कौन है? तो भास है। भास के कुल कितने नाटक मिलते हैं? 13 नाटक मिलते हैं। कितने? 13 नाटक मिलते हैं। उसके बाद से कि तपोवन ब्रह्मचारी पाठ कहाँ से संकलित है, यानी कहाँ से लिया गया है? तो आप ध्यान रखिए कि कहाँ से लिया गया है। याद रखिएगा, स्वप्न वासवदत्ता नाटक से संकलित है, यानी इस नाटक से लिया गया है, ठीक है ना, याद हो जाएगा। उसके बाद से कि स्वप्न वासुदेव में तो कुल 6 अंक है। कितने अंक है? 6। लेकिन 6 अंक में से प्रथम अंक से जो है आपका तपोवन ब्रह्मचारी पाठ लिया गया है, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें देख लेते हैं। तपोवन ब्रह्मचारी पाठ के लेखक भास। कहाँ से लिया गया? तो स्वप्न वासो दत्त नाटक से लिया गया। यह है क्या?
नाटक है। भास के कितने नाटक मिलते हैं? 13 नाटक मिलते हैं। उसके बाद से क्या आएगा कि तपोवन ब्रह्मचारी पाठ में जब कहाँ के दृश्य है, इसको नोट कराते हैं, तब उसके बाद से आप आगे देखिएगा, ठीक है ना। तो तपोवन ब्रह्मचारी पाठ स्वप्न वासोदत्त के किस अंक से संकलित है? तो प्रथम अंक से। इसका नायक तो उदयन, नायिका वासोदत्ता, ठीक है ना, क्लियर। चलिए अब यहां से हम लोग क्लियर करते हैं कि ये जो है ना नाटक, यानी आप ध्यान रखिएगा कि ये जो तपोवन ब्रह्मचारी पाठ जो नाटक है, इसका दृश्य है कहाँ से है, कहाँ का दृश्य है, यानी इस पाठ में जो कहाँ का दृश्य है, तो याद रखिएगा याद रखिएगा ये राजगीर के परिसर का, राजगीर के परिसर। ये सब आपके किताब का पॉइंट है, ये सब जरूर याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन पूछेगा कि तपोवन ब्रह्मचारी पाठ में कहाँ के दृश्य का वर्णन किया गया, फिर कहाँ के परिसर का दृश्य है, तो फिर कहाँ के परिसर का दृश्य है, इसको क्लियर रखिएगा कि राजगीर के परिसर का दृश्य, यानी जो भी मतलब आपका तपोवन ब्रह्मचारी पाठ की, देखो पाठ का नाम क्या है? तपोवन ब्रह्मचारी, तपोवन में ब्रह्मचारी। अभी जो घटना घटा हुआ था ना, यानी आग लगने वाला घटना है, इसी को उजागर करते हैं ब्रह्मचारी यहाँ पे आके। तो कैसे उजागर करते हैं, इसको नाटक के माध्यम से हम लोग देखेंगे। देखिए तो दृश्य यानी तपोवन ब्रह्मचारी पाठ में जो कहाँ का दृश्य है, तो राजगीर के परिसर का दृश्य है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो इसमें एक अगला पॉइंट याद रखिएगा कि पद्मावती, यानी ये राजगीर में, यानी समझिए कि तपोवन में, ठीक है ना। पद्मावती अपने राजमाता से मिलने के लिए, ठीक है ना, मिलने के लिए कहाँ आती है? ध्यान रखिएगा तपोवन आती है, तपोवन में आती है, ठीक है, क्लियर। कि जो तपोवन ब्रह्मचारी पाठ में कहाँ का दृश्य, कहाँ का परिसर का दृश्य? राजगीर का। राजगीर में क्या होता है इन तपोवन में कि पद्मावती जो अपने राजमाता से मिलने के लिए तपोवन में आती है। कहाँ आती है? तपोवन में आती है। अब देखिए आगे क्या होता है, तो इसी तपोवन में न है ना, इसी तपोवन में यज्ञधरायण वासवदत्ता को अपनी ध्यान रखिएगा कि समझिए कि वह स्वसा के रूप में है। किसके रूप में? स्वसा के रूप में, स्वसा के रूप में लाते हैं और पद्मावती के पास न्यास के रूप में रख देते हैं। ध्यान रखिए नाम भी बदल गया वासवदत्ता का, क्या नाम हो गया? अवंती, ठीक है ना। क्या नाम हो गया? अवंती। उनका नाम क्या बदल गया? अवंती, ठीक है ना। तो इसमें क्लियर। अब थोड़ा सा पॉइंट, 3 और पॉइंट देख लीजिएगा। आपका उदयन सबसे पहले, उदयन जो थे वह कहाँ का? तो वत्सराज का, वत्सराज का राजा भी लिख सकते हैं क्लियर करने के लिए। उसके बाद से वासवदत्ता कहाँ की? तो ध्यान की वासवदत्ता जो थी वह कहाँ की थी? तो आप याद रखिएगा अवंती की। कहाँ की? अवंती की राजपुत्री। अब अगर आपका बात करेगा पद्मावती, तो फिर आप याद रखिएगा मगध की राजकुमारी, ठीक है ना। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। तो एक बार फिर हम देख लेते हैं। तपोवन ब्रह्मचारी पाठ के लेखक भास है। भास के कुल 13 नाटक मिलते हैं। तपोवन ब्रह्मचारी पाठ जो है एक नाटक है, और ये कहाँ से लिया गया? तो स्वप्न वासवदत्त पाठ से या फिर नाटक से लिया गया है, इसके प्रथम अंक से। तपोवन ब्रह्मचारी पाठ में किस परिसर का दृश्य? राजगीर के परिसर का दृश्य या फिर तपोवन के दृश्य का वर्णन है। पद्मावती जब किससे मिलने के लिए आती है? तो अपनी राजमाता से मिलने के लिए आती है। कहाँ आती है? तपोवन में, राजगीर में आती है।
और उधर यज्ञनारायण जो है वो किसको अवंती के रूप में लेकर अवंती बनाकर लाते हैं, तो वासुदेवता को अवंती बनाकर लाते हैं, उनका नाम बदल देते हैं। किस रूप में लाते हैं, तो ध्यान रखिए कि स्वसा के रूप में लाते हैं। और किस रूप में पद्मावती के पास रख देते हैं, तो न्यास, न्यास मतलब वाहन के रूप में उसे रख देते हैं। एक आपको वाक्य भी बनाने के लिए देता है कि न्यास से एक कोई वाक्य बनाइए, तो सा मम न्यास अस्ति, यानी वह मेरी वाहन है। उदयन कौन थे, वत्सराज का राजा थे, वासुदेवता अवंती की राजपुत्री, पद्मावती मगध की राजकुमारी। यहाँ तक आपका तो पूरा फाइनल हो गया होगा। चलिए अब इस हम लोग नाटक की शुरुआत करते हैं। तपोवन ब्रह्मचारी नाटक को हम लोग अब पढ़ते हैं। देखिए नाटक आपको पढ़ने में तभी मजा आता कि जब आप स्वप्न वासुदेव नाटक को आप मतलब समझे सुने होंगे तो, ठीक है ना। अगर उसके बिना फिर जो नाटक है ना वो क्लियर नहीं हो पाएगा, बहुत दिक्कत होगा आपको इस पाठ को समझने में, ठीक है। तो पहले उसको आप अच्छा से समझ लीजिएगा, उसके बाद से हम लोग तपोवन ब्रह्मचारी पाठ को शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए हम लोग पाठ की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले एक चीज है कि मतलब पाठ की शुरुआत करते करते है ना दोपहर में, ठीक है ना। कब, दोपहर में। दोपहर में ब्रह्मचारी, ठीक है ना, दोपहर में ब्रह्मचारी तपोवन में प्रवेश करता है, तपोवन में प्रवेश करता है। तो क्वेश्चन पूछे तपोवन में कौन प्रवेश करता है, तो याद रखिएगा ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी जो है वो कब तपोवन में प्रवेश करता है, तो दोपहर में, यानी समझिए कि मध्याह्न में, दोपहर में प्रवेश करता है। कौन, ब्रह्मचारी। कहाँ, तपोवन में। कब, दोपहर में, ठीक है ना। अब देखिए अब जो है ना जब वो प्रवेश करता है तो ऊपर देखता है और कहता है कि दोपहर हो गया, यानी मध्याह्न हो गया है, ठीक है ना। आगे की कह रहा है कि और कहता है कि मैं बहुत अधिक थक गया हूँ, ठीक है ना। यानी ब्रह्मचारी जो था ना, ब्रह्मचारी वह थक गया था। ब्रह्मचारी जो था वह क्या था, तो वह थक गया था। कौन, ब्रह्मचारी। यहाँ तक क्लियर कि ब्रह्मचारी तपोवन में प्रवेश करता है, ऊपर देखता है कि मध्याह्न यानी दोपहर हो गया है, और वह समझिए कि वो बहुत थक गया था, अर्थात कि वह बहुत ज्यादा क्या हो गया था, वह थक गया था और उसे विश्राम की आवश्यकता था, ठीक है ना। तो वह सोचता है कि अब किस जगह पर विश्राम करूं, यानी कि जो ब्रह्मचारी था वह सोचा कि अब मैं किस जगह पर विश्राम करूं, ठीक है ना। यानी मैं कहाँ विश्राम करूं, किस जगह पर विश्राम करूं, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद से जब अचानक जो है ना घूम कर जब देखा, तब कहता है कि अच्छा ठीक है, हमको जो है वह दिख गया, अर्थात जहाँ पे विश्राम उसको करना था वह उसको जगह जो है वह दिख जाता है। किसको, किसको दिख जाता है, तो आपका कहिएगा ब्रह्मचारी को। किसको, ब्रह्मचारी को, ठीक है ना, याद रहेगा। सबसे पहले यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको बताएं कि तपोवन में कौन प्रवेश करता है, तो तपोवन में ब्रह्मचारी प्रवेश करता है। कौन प्रवेश करता है, ब्रह्मचारी। जब वो प्रवेश करता है तो देखता है कि मध्याह्न यानी दोपहर हो गया है, और वह कहता है कि मैं थक गया हूँ, और मैं किस जगह पर विश्राम करूं। और फिर कुछ थोड़ा सा इधर उधर चारों बगल देखता है, और फिर कहता है कि दिख गया यानी ठीक है, अर्थात उसको वो स्थान दिख गया था कि जहाँ जो है उसे विश्राम करना था, ठीक है ना। अब हुआ क्या था, तो देखो वहां पे हुआ क्या था। तो एक चीज हम आपको बताते हैं कि वहां पे जना एक जो है वह कुछ तपोवन जो है ना उसको आभास होता है कि यहाँ पे जब तपोवन है, ठीक है ना। क्योंकि वहां पे हिरण जो है ना, हिरण जो है वह बिना डरे चल रहे थे। क्वेश्चन पूछेगा कि बिना डरे जो है वो तपोवन में कौन चल रहे थे, हिरण, ठीक है ना। बिना डरे तपोवन में कौन चल रहे थे, तो आपका हिरण चल रहे थे, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद से वहां की जो पेड़ है वह फल फूलों से लदे हैं,
सभी प्राणी जो है वो दया से पालित है, यानी सभी प्राणी को वहाँ पे दया से पालित है, पल रहे हैं। गायों के झुंड दिखाई देते हैं, यह निश्चित ही तपोवन है, ठीक है ना। यानी हिरण जो है वहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो बिना डरे चल रहे हैं, ठीक है ना। गायों के झुंड दिखाई दे रहे हैं, गायों के झुंड दिखाई दे रहे थे। उसके बाद से एक और याद रखिएगा, यज्ञ का जो धुआं है ना वहीं पे, ठीक है ना, यज्ञ का धुआं, यज्ञ का धुआं वो भी जो है ना उस तपोवन से आ रहा था, ठीक है। तो समझ गया कि यह निश्चित क्या है, यह निश्चित ही तपोवन है, यहाँ पे मैं विश्राम कर सकता हूँ। तो क्वेश्चन बताइए कि बिना डरे तपोवन में कौन चल रहे थे, हिरण, ठीक है ना। उसके बाद से जो है वह मतलब ब्रह्मचारी को जो है वह यज्ञ का धुआं वहां से आभास होता है, धुआं निकलते हुए दिखाई देता है, गायों के झुंड दिखाई देता है। देखते हैं कि यहाँ पे सभी जो पेड़ पौधे हैं वो फल फूलों से क्या है, वो पालित है। तो समझ जाता है कि यह निश्चित क्या है, तपोवन है, मैं यहाँ पे अब विश्राम कर सकता हूँ। क्लियर हो गया होगा कि तपोवन सबसे पहले, तपोवन में कौन आता है, ब्रह्मचारी आता है। कब आता है, दोपहर में आता है। जब वो आता है तो थक गया रहता है, तो चारों ओर देखने लगता है कि कहाँ मैं विश्राम करूं, और अचानक उसको दिखता है कि अच्छा हिरण जो है बिना डरे जब चल रहे हैं, सभी पेड़ों पर जो फल फूल से लदे हैं या फिर दया से पालित है, गायों के झुंड दिखाई दे रहे हैं, यज्ञ का धुआं दिखाई दे रहा है, हिरण बिना डरे चल रहे हैं। तो ये निश्चित क्या है, ये निश्चित ही तपोवन है। तो ब्रह्मचारी कहाँ आया, तपोवन में आया था, ठीक है। इसी तपोवन में जो थे, जो मगध की राजकुमारी पद्मावती थी, वो भी अपनी राजमाता से मिलने के लिए आई थी। इसी तपोवन में यज्ञधरायण जो है वह अपनी यज्ञधरायण जो है वह वासोदत्ता को अपनी स्वसा के रूप में, अब नाम बदल के लाए थे लेकिन अवंती नाम था, ठीक है ना। तो यज्ञधरायण जो मंत्री जो था उद्यान का, वासोदत्ता को अपनी स्वसा के रूप में लाकर पद्मावती के पास जो है एक न्यास के रूप में रख दिए थे। तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। अब जैसे उसको पता चलता है कि अच्छा तपोवन है, निश्चित ही तपोवन है, तो थोड़ा सा वो आगे बढ़ता है, तपोवन में जो है प्रवेश करता है, प्रवेश करने जाता है। तब तक जो है ना वह जब प्रवेश करता है तो थोड़ा सा अंदर जाता है तो देखता है कि यहाँ तो सभी लोग जो है ना आश्रम के विरुद्ध है, ठीक है ना। कौन है, आश्रम के विरुद्ध। आश्रम के विरुद्ध कहने का मतलब कि वह आश्रम के नहीं थे, यानी समझिए कि ब्रह्मचारी को तपोवन में आश्रम के विरुद्ध लोग दिखाई दिए। मतलब आश्रम में जिन्हें होना चाहिए था तो वो भी दिखाई दिए, साथ साथ में जिन्हें आश्रम में मतलब कभी नहीं देखा जाता है वो भी उन्हें दिखाई देते हैं। तो इससे वह क्या होता है, तो इससे वह आश्चर्य हो जाता है, कौन, तपोवन, ठीक है ना। यानी कह रहे हैं कि यहाँ तो जो है वह समझिए कि आश्रम के विरुद्ध में लोग हैं, ठीक है ना। और थोड़ा सा सोचा कि और थोड़ा सा करीब जाकर देखते हैं, कोई इसमें मतलब समझिए कि समीप जाने में क्या दोष है, और थोड़ा सा करीब जाते हैं। जब वहां पे जाते हैं तो देखते हैं कि अरे यहाँ तो स्त्रियां भी हैं, क्योंकि पद्मावती आई थी। उसके बाद से कि वह न्यास के रूप में जब यज्ञधरायण जो थे वो अवंती को रख के गए थे, तो और थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि अरे यहाँ पे तो स्त्रियां भी है, तपोवन में स्त्री क्या कर रही है। ये तो सब इस समझिए कि आश्रम के, यानी तपोवन करने का आश्रम, वो आश्रम के विरुद्ध जो है वो सभी लोग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो उसमें जो है ना वो एक कांचुकी रहती है, वह कहती है कि निस्संदेह आप यहाँ पे पधारिए, अर्थात ये आप तपोवन में आ जाइए, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है कि आश्रम जब सभी लोगों के लिए, यानी कांचुकी जो रहती है, जो कांचुकी जो थी ना, कांचुकी ये किसके साथ आई थी, तो पद्मावती के साथ आई थी। तो वह कहती है कि आप जो है वह निश्चित पधारिए, कोई दिक्कत नहीं है, आश्रम में अर्थात तपोवन में सभी लोगों के लिए, तपोवन सभी लोग के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया कि ब्रह्मचारी को लग गया था कि जब तपोवन है यहाँ पे हम विश्राम कर सकते हैं। तो जैसे वो प्रवेश करते हैं तो कहते हैं कि अरे इसमें तो सभी जो लोग हैं आश्रम के विरुद्ध लोग दिखाई दे रहे हैं। आगे थोड़ा सा और जाते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे तो सभी स्त्रियां भी है। तो कांचकी कहती है कि आप निश्चित आइए, निस्संदेह आप प्रवेश कीजिए, क्योंकि आश्रम जो है अर्थात जो तपोवन है वो क्या है, सभी लोगों के लिए है। चलिए
अब यहाँ पे वासुदत्ता, अब वासुदत्ता जहाँ जहाँ आपकी किताब में है ना, आप समझिए, आपको किताब भेज दी जाएगी, एक बार देखिएगा उसका संस्कृत, जहाँ जहाँ वासुदत्ता है ना, समझिए कि वो अवंती है, क्योंकि अगर वासुदत्ता अगर वो जान जाते हैं तो फिर तो यहाँ से कहानी का तो घंटा फूट जाता। और जो स्वप्न वासुदत्ता नाटक में हम लोग पढ़े कि उसका यौनग्रहण का उद्देश्य था कि मतलब किसी तरह से पद्मावती की जो शादी करा देना है, ठीक है ना, किससे, तो उदयन से। तो ये सब उसी की योजना के अनुसार था, ठीक है ना। अब चलिए, तो आगे जो है ना वह मतलब होता क्या है, तो इसमें दो चीज है ना, कि एक आपको अगर आर्यपुत्र कह सकते, अगर आर्यपुत्र पूछे कि आर्यपुत्र किसे कहा गया, तो उदयन को कहा गया। किसको, उदयन को कहा गया है। और अगर आर्या कहा गया, अगर आर्या पूछे कि आर्या जब किसको संबोधित किया गया, तो वासुदत्ता को, वासुदत्ता को। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। वासुदत्ता जो थी वो कहाँ की, तो अवंती की राजकुमार राजपुत्री थी, अवंती की। और जो उदयन जो थे वो कहाँ के, तो वत्सराज के। तो आर्यपुत्र उदयन को कहा गया है, और आर्या किसे कहा गया, वासुदत्ता को कहा गया। वासुदत्ता यानी अवंती की राजपुत्री को, राजकुमारी को कहा गया है, ठीक है ना। तो अब जो है ना, अब आगे क्या होता है, कांचुकी कहती है कि आप पधारिए, जो तपोवन है वो सभी का है, ठीक है ना, और पधारिए और मेरी आदर सत्कार, या फिर जो भी मतलब मेरा जो है वो समझिए कि आदर सत्कार है हम लोग को करना चाहिए, ठीक है ना, अच्छा से करना चाहिए। अतिथि सत्कार जो स्वीकार कीजिए। तो तपोवन में जो है वो ब्रह्मचारी प्रवेश करते हैं। उसके बाद से आगे प्रवेश करने के बाद वह आचमन करते हैं, अर्थात तो कूला वगैरह करते हैं, और वह थकावट से निवृत्त हो जाते हैं, और कहते हैं कि मतलब चलो मेरा थकावट क्या हो गया, वह दूर हो गया, थकावट जो है वह दूर हो गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ से ना यज्ञधरायण आते हैं। कौन आते हैं, यज्ञधरायण। कौन आते हैं, यज्ञधरायण आते हैं। और यज्ञधरायण आते हैं ना, यज्ञधरायण आकर कहते हैं कि देखिए, वो आगे यज्ञधरायण क्या पूछते हैं कि महाशय आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे, हे श्रेष्ठ ब्रह्मचारी निवास स्थान है कहाँ आपका, ठीक है ना। मतलब यज्ञधरायण आकर जब किससे प्रश्न करते हैं, तो यज्ञधरायण आकर जब किससे प्रश्न करते हैं, तो समझिए कि जो ब्रह्मचारी तपोवन में आया था उनसे आकर प्रवेश करते हैं कि हे श्रेष्ठ आप कहाँ का रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो यज्ञधरायण आते हैं और ब्रह्मचारी से, किससे, ब्रह्मचारी से, ब्रह्मचारी से प्रश्न पूछते हैं, पूछते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हैं, या फिर कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे, आपका निवास कहाँ है। तो यज्ञधरायण जब ये बात पूछते हैं तो ब्रह्मचारी क्या कहता है, तो देखिए ब्रह्मचारी कहता है कि राजगृहता आगतो अस्मि, यानी राजगृह से आया हूँ। कहाँ से, राजगृह से। तो ये आपका क्वेश्चन है, ब्रह्मचारी कहाँ से आया था। तो ब्रह्मचारी जब कहाँ से आया था, तो ध्यान रखिए कि ब्रह्मचारी जो है ना आपका राजगीर से आया था, राजगीर से, या फिर राजगृह इसी का नाम है, ठीक है ना, राजाओं का घर इसका अर्थ होता है। तो ब्रह्मचारी कहाँ से आया था, तो ब्रह्मचारी जो है वो राजगीर से आया था। कहाँ से आया था, राजगीर से आया था। वेद अध्ययन के लिए वत्सराज के राज्य में लवानक नामक गांव है, वहां कुछ दिनों के लिए रहा हूँ, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि ब्रह्मचारी कहाँ से आया था, तो राजगीर से आया था। कहाँ से आया था, राजगीर से आया था, ठीक है ना। उसके बाद से कि ब्रह्मचारी जो है ना, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ब्रह्मचारी कहाँ रहता था, ब्रह्मचारी कहाँ रहता था, तो लवानक नामक गांव में कुछ दिनों के लिए रहा था। लवानक नामक गांव में कुछ दिनों के लिए रहा था। वह वेद अध्ययन करने के लिए गया था। कहाँ गया था, वेद अध्ययन के लिए वत्सराज गया था। कहाँ गया था, वत्सराज गया था। वत्सराज कहाँ गया था, वत्सराज। ध्यान रहेगा, यज्ञधरायण आकर ब्रह्मचारी से पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हैं। तो ब्रह्मचारी जवाब देता है कि मैं राजगृह से आया हूँ, मैं वेद पढ़ने के लिए कुछ दिनों के लिए लवानक नामक गांव में रहा था, और मैं वत्सराज मतलब मैं लवानक नामक गांव में कुछ दिन के लिए रहा हूँ, वत्सराज में वेद पढ़ने के लिए, वेद अध्ययन के लिए गया था। एक क्वेश्चन पूछ सकता है
कि ब्रह्मचारी जो है वेद अध्ययन के लिए कहाँ गया था, तो वत्सराज गया था। ब्रह्मचारी जो है वेद अध्ययन के लिए कहाँ गया था, वत्सराज गया था। फिर वत्सराज जो है वह, या फिर किस राज में वो गया था, तो वत्सराज में गया था। वत्सराज याद आया, वत्सराज के राजा कौन थे, उदयन थे। यानी कहानी आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ से मिल रहा होगा, जिसको अपन वासुदत्तम नाटक में हम लोग देखे हैं सारांश में। तो ब्रह्मचारी कहाँ रहता था, तो ब्रह्मचारी जब लवाणक नामक गांव में रहता था, वहां पे जब वेद अध्ययन के लिए गया था वत्सराज के समय में, या फिर वत्सराज के राज में। अब यहाँ से जो है ना वह समझिए कि जैसे कहता है कि वत्सराज, तो वासुदत्ता जो है मने मने कहती कि अगर जोर से बोलेगी तो पता नहीं चल जाएगा कि वासुदत्ता ही है, तो मने मने कहती है कि हाँ लवाणक नामक वहाँ के तो सब मैं जानती ही हूँ, ठीक है ना। वह जानती थी कि यहाँ पे क्या क्या हुआ है, ठीक है ना। उसका याद समझिए कि जैसे नाम सुनी ना वत्सराज या फिर लवाणक नामक गाँव, तो उसका दुख जो है ना फिर से नया हो जाता है। किसका, तो वासुदत्ता का। तो यज्ञनारायण अगला सवाल पूछते हैं ब्रह्मचारी से कि जब आप वेद पढ़ने के लिए गए थे तो क्या आपका वेद अध्ययन पूरा समाप्त हो गया, ठीक है ना। वेद अध्ययन जब पूरा समाप्त हो गया तो देखो ब्रह्मचारी कहते कि नहीं अभी नहीं हुआ है। यानी मतलब ब्रह्मचारी को जो है वह ब्रह्मचारी जब यज्ञनारायण को क्या जवाब देते हैं, तो जवाब देते हैं कि नहीं अभी मेरा वेद अध्ययन समाप्त नहीं हुआ है। तो यज्ञनारायण कहते हैं कि यदि अध्ययन समाप्त नहीं हुआ तो आप यहाँ किन कारणों से आए, मतलब जब आप अध्ययन करने के लिए गए थे और अभी आपका अध्ययन समाप्त नहीं हुआ है, तो फिर आप वहाँ पे किन कारण मतलब गए थे वेद पढ़ने के लिए, तो फिर आप यहाँ पे अभी किन कारणों से आ गए, ठीक है ना। तो यज्ञनारायण जो है ना वह कहते हैं मतलब समझिए कि या फिर सॉरी उसका जवाब देते हैं कौन, तो ब्रह्मचारी। जवाब में देकर कहते हैं कि एक वहाँ पे समझिए कि घटना हो गई, क्या हो गई, घटना हो गई। इसी घटना के कारण मैं वहाँ पे जो है वो वेद अध्ययन नहीं कर सका, अर्थात लवाणक नामक गांव में जो वेद अध्ययन करने के लिए गए थे वहाँ पे मैं वेद अध्ययन नहीं कर सका। उस घटना के बाद मैं वापस यहाँ चला आया। तो जैसे सुनते हैं ना यज्ञनारायण, जैसे सुनते हैं कि लवाणक में घटना हो गई, कैसी, तुरंत पूछते हैं कैसे घटना हो गई, क्योंकि जैसे लवाणक का नाम आया ना तो सोचे कि वहाँ की खबर भी मिल जाए, क्योंकि वो तो अपना वेश बदल दिए हैं यज्ञनारायण, ठीक है ना। मतलब यज्ञनारायण वेश बदल दिए ना, तो सब कोई जान रहे हैं कि यज्ञनारायण मर गए, तो जानकारी चाहते थे कि कुछ उनको जानकारी मिलते रहे वत्सराज के बारे में जानकारी, ठीक है। तो ब्रह्मचारी आके कह दिया, ठीक है ना, कि मैं वहाँ पे वेद अध्ययन करने के लिए गया था, लेकिन लवाणक में क्या हो गया, तो एक घटना हो गया, भीषण दुर्घटना हो गया। क्या हो गया, भीषण दुर्घटना हो गया। तो यज्ञनारायण कहते हैं कैसे, तो ब्रह्मचारी समझाने लगता है कि वहां एक उदयन नाम के राजा रहते थे, ठीक है ना। वत्सराज में कौन रहते थे, तो उदयन नाम का राजा रहते थे, उदयन नाम का राजा। वत्सराज में कौन रहते थे, उदयन नाम का राजा रहते थे, ठीक है ना। तो फिर पूछते हैं यज्ञनारायण कि हाँ सुना है उदयन नाम के तो राजा रहते थे, तो मतलब हुआ क्या, फिर क्या। तो ब्रह्मचारी ने कहा, मतलब ब्रह्मचारी कहता है कि समझिए कि मतलब वहां पे उदयन नाम के राजा रहते थे, और उसकी उदयन नाम के राजा रहते थे, तो उसकी पत्नी जो थी ना, यानी उदयन की पत्नी जो थी, उदयन की पत्नी, तो उदयन की पत्नी कौन थी, तो वासुदत्ता थी। बताते हैं ब्रह्मचारी की एक वत्सराज में उदयन नाम का राजा थे, उनकी पत्नी का नाम था क्या, वासुदत्ता, और पत्नी उनकी काफी प्रिय थी, यानी बहुत प्रेम करते थे उदयन उस वासुदत्ता से, ठीक है ना। आगे क्या होता है, तो यज्ञनारायण करते होंगे, उसके बाद तुम तो बताओ उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि यज्ञनारायण को क्या था, तो उनके बारे में समझिए कि वत्सराज के बारे में पूरा जानकारी चाहिए था। तो ब्रह्मचारी कहता है कि उसके बाद एक दिन की बात है कि राजा शिकार करने के लिए गए थे, और मतलब समझिए कि उनके शिविर में आग लग गया, और आग लगने से वासुदत्ता जो है वह जल गई। मतलब ये घटना जो है ना ब्रह्मचारी सुनाता है यज्ञनारायण को, जबकि यज्ञनारायण समझिए कि वो ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं, वासुदत्ता सुन रही तो भी सब कुछ जानती है। ये तो बनावटी कहानी था, वैसे तो जले नहीं थे, लेकिन वो तो राजा को पता था कि लोगों को पता था कि यार ये तो घटना सच में है, ये तो योजना था, इस तो इन्हीं दो लोगों को पता है, उधर जो भी उनके साथ मंत्री है उनको पता होगा, ठीक है ना।
तो यज्ञधरायण पूछते हैं कि उसके बाद और इनके मन में बेचैनी थी, उसके बाद क्या हुआ, बताइए क्या हुआ। जब मतलब समझिए कि राजा की पत्नी जो है वो जल गई तो क्या हुआ। तो ब्रह्मचारी कहते हैं कि उसके बाद उसे बचाने के लिए यज्ञधरायण भी गए थे, ठीक है ना। यानी वासवदत्ता और उदयन को बचाने के लिए कौन गए थे, उदयन की बचाने के लिए यज्ञधरायण गए। अब यज्ञधरायण कौन थे याद है ना, ये जो बात जो पूछ रहे हैं ना यही यज्ञधरायण है, लेकिन अब उस ब्रह्मचारी को क्या पता है कि यही यज्ञधरायण है, वो तो अपना वेश बदल दिए हैं लोग, ठीक है ना। तो बचाने के लिए यज्ञधरायण गए थे और यज्ञधरायण भी जो उसी मंत्र जो यज्ञधरायण मंत्री थे उसी आग में वो भी जल गए। अर्थात तो आग में राजा की पत्नी जो उनको काफी प्रिय थी वासुदत्ता और उनके मंत्री यज्ञधरायण वो भी जल गए, ठीक है ना। तो अब आगे जो है ना वह मतलब समझिए कि अब उसके बाद और थोड़ा सा मतलब यज्ञधरायण की इच्छा हुआ जानने के लिए कि उसके बाद क्या हुआ, तो समझिए कि उसी आग में जो है ना वो कहते हैं कि उसी आग में प्राणों को त्यागने की इच्छा की, ठीक है ना। यानी उसके बाद राजा उदयन जो थे वो उसी आग में जो है ना वो अपने प्राण को त्यागने के लिए चल दिए कि मैं इसी मतलब जब पत्नी मर गई, यज्ञधरायण मंत्री उसी में झुलस गए, तो उसी आग में राजा भी जो प्रयास किए कि मतलब हम भी जा रहे उसी में मर जाने, लेकिन उनकी मंत्रियों ने उन्हें रोका। अब वासुदत्ता को यहाँ से थोड़ा सा प्रेम आता है, जानते हैं कि मतलब उदयन हमसे बहुत प्रेम करते हैं, ठीक है ना। तो कितना आर्यपुत्र जो है उन पे कितना स्नेह रखते थे, तो आर्यपुत्र जो है ना किसे कहा गया, तो समझिए उदयन को आर्यपुत्र कहा गया और आर्या किसे कहा गया, तो वासुदत्ता को आर्या कहा गया, ठीक है ना। यहाँ तक कहानी। तो यज्ञधरायण कहते हैं कि मतलब उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद जो है ना कहा जा रहा है कि कह रहे कि राजा ने उसके जो मतलब जो भी जला हुआ जो शरीर था यानी आभूषण जो था, जैसे में अब देखो एक और चीज है कि वहां पे यज्ञधरायण तो मंत्री थे, बहुत दिमाग लगाए थे। यज्ञधरायण क्या करते हैं, तो अपना मतलब जो मतलब पद्मावती बोल रहे हैं कि जो वासुदत्ता के कुछ आभूषण है ना उस आभूषण को उसी आग में जो फेंक दिए थे, ताकि उदयन को लगा कि हाँ बनावटी कोई कहानी नहीं है, सच में है, क्योंकि शरीर जल गया आभूषण रह गया है, तो इसीलिए उस आभूषण को निकाल के पहले ही मतलब फेंक दिए थे उस आग में, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या हुआ है कि राजा ने जो है वो वासुदत्ता को जले हुए आभूषण को छाती से लगाकर मूर्छित हो गए, और मतलब यहाँ से जैसे सुनती है तो सभी लोग जो भी उस तपोवन में सुन रहे थे सभी लोग हाय कहते हैं, ठीक है ना। तो अब वासुदत्ता है ना यहाँ से मन मन कहती कि अच्छा चलो जो यज्ञधरायण चाहते थे उनकी तो कामना पूरी हो गई, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे वासुदत्ता को माया आता है, और जो है ना बस समझिए कि वासुदत्ता इस बात पे रोने लगती है। तो एक चेटी करके रहती है, कहती है कि हे राजकुमारी यह आर्या निश्चित रो रही है। अब आर्या किसे कहा गया, तो वासुदत्ता को कहा गया है। तो आर्यपुत्र किसे कहा गया, उदयन को कहा गया है, ठीक है ना। तो पद्मावती कहती है कि अच्छा हो सकती है दयालु होगी इसलिए रो रही है, लेकिन अब उसको पद्मावती को क्या पता, वो तो जानते हैं कि यज्ञधरायण है और उनकी स्वसा यानी उनकी बहन जो है और मेरे पास न्यास के रूप में रह रहे हैं लोग, कोई हमें दिक्कत नहीं है। तो पद्मावती कहती है दयालु होगी इसलिए रो रही है। तो यज्ञधरायण कहते हैं और क्या मेरी बहन तो स्वभाव से दयालु है ही, ठीक है ना। उसके बाद फिर पूछते हैं कि उसके बाद क्या हुआ, तो यज्ञधरायण बताते हैं कि उसके बाद जो है वह फिर से राजा होश में आ गए, और समझो कि उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद राजा जो धरती पर लौटने लगे और फिर उठे और चिल्लाए, यानी जब मूर्छित हो गए थे तो फिर जब उठे तो राजा जो है वो धरती पर जब मतलब उठते हैं और वो लौट जाते हैं और लगते हैं चिल्लाने, जोर से कहने लगते हैं कि हाँ वासुदत्ता, हाँ अवंती राजपुत्री, हाँ प्रिय, ठीक है ना, हाँ शिष्या, क्योंकि वह शिष्या भी थी, बताए थे ना वीणा वादन वाला कहानी आपको समझाए थे, तो एक शिष्या भी थी, ठीक है ना। ऐसा कुछ बहुत कुछ बोलने लगे, क्या ही बोले, ठीक है ना। तो एक नीचे श्लोक से आपका पाठ को समाप्त कर रहा है कि धन्य है वह स्त्री जिसका पति ऐसा प्रेम करता हो, मतलब धन्य है ऐसा स्त्री जिसका पति ऐसे प्रेम करता हो, वह जल का भी अजल अमर हो जाती है। आज के युग में तो न चक्रवाक पक्षी रहे और न ही स्त्री वियोग में तड़पने वाले पुरुष रहे, ठीक है ना। तो यही आपका जो तपोवन ब्रह्मचारी पाठ है, आशा करते हैं पाठ आपको काफी अच्छा से समझ में आया होगा। इसमें जो है ना अब आगे हम लोग थोड़ा सा इस पाठ को हम लोग समझने के बाद कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है ना। बताइए पाठ आपको अच्छा से समझ में आया कि नहीं, पाठ समझ में आ गया होगा।
अब पाठ समझ में आ गया होगा। तो इसमें जो भी हम लोग का एक आपका वाक्य बनाने वाला है उसको हम लोग कर लेते हैं। उसके जो है ना क्वेश्चन आंसर में थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। और ऑब्जेक्टिव जो है ना बहुत जल्द आपको ऑब्जेक्टिव भी करा दिया जाएगा इसी से, ठीक है। अगर आपका देखो ये जो है ना आपका सिर्फ हम हिंदी बताए समझाए क्योंकि हमको एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स नाम ही है, एग्जाम के लिए हम लोग को पढ़ना था। यहाँ से जितने भी आप क्वेश्चन पूछेंगे ना ये सभी क्वेश्चन जो है आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे। अभी सबसे पहले वाक्य निर्माण, क्या शुरू करेंगे? वाक्य निर्माण, यानी वाक्य को हम लोग बनाएंगे। किसको बनाएंगे? वाक्य को। देखिए तो वाक्य निर्माण यानी प्रश्न कर रहे हैं, वाक्य निर्माण यानी वाक्य बनाना है। तो सबसे पहले एक आपका क्वेश्चन मिलेगा न्यास। क्या मिलेगा? न्यास। न्यास मतलब क्या होता है? तो न्यास मतलब होता है वहन। क्या होता है? वहन। तो एक आप न्यास से वाक्य बनाइए। तो देखो सबसे पहले आप देखो हिंदी में हम लिख देते हैं कि वह मेरी बहन है। देखो तो वह का संस्कृत स भी होता है, सा भी होता है, तत् भी होता है। तो यह बहन, मेरी बहन स्त्रीलिंग है। अब वह का क्या लिखिएगा? तो वह का आप सा लिखिएगा, मेरी का मम, बहन का न्यास, न्यास, और है का संस्कृत क्या होता है? अस्ति। क्या होता है? अस्ति। बोलो पहला आपका क्लियर हो गया होगा कि न्यास से एक वाक्य बनाइए। तो सा मम न्यास अस्ति, सा मम न्यास अस्ति। याद कीजिए कि वह मेरी बहन है, वह मेरी बहन है। तो आपको याद हो गया होगा न्यास से जो है वाक्य आपको याद हो गया होगा। चलिए दूसरा है विलोक्य। ये आपका 10 वाक्य देगा, मतलब 10 शब्द देगा जिससे वाक्य बनाना होगा। 5 वही आपको बनाना होगा। तो दूसरा आपका विलोक्य। विलोक्य मतलब होता है देखकर। क्या होता है? देखकर। तो विलोक्य से हम लोग वाक्य बनाते हैं। विलोक्य का अर्थ देखो, आप अर्थ याद कीजिए, बाकी आपसे क्लियर हो जाएगा। बहुत आसान भाषा में आपको वाक्य सिखा रहे हैं। तो देखो विलोक्य से क्या है? तो विलोक्य का अर्थ क्या होता है? देखकर। तो यहाँ पे इसका हम अर्थ समझते हैं कि इस पहले इसका हिंदी लिख देते हैं, वह देखकर पढ़ता है। देखो अब इसका संस्कृत बनाते हैं कि वह देखकर। आपको हिंदी एग्जाम में नहीं लिखना है, वो आपको याद करने के लिए सिर्फ हिंदी बताया जा रहा है। तो वह देखकर पढ़ता है। तो वह का क्या हो जाएगा? स। देखो अब यहाँ पे पढ़ता है तो पुल्लिंग है कहीं ना कहीं, तो वह का क्या हो जाएगा? स। देखकर का क्या हो जाएगा? विलोक्य लिख लीजिएगा, स विलोक्य। और पढ़ता है तो पढ़ता के क्या हो जाएगा? पढ़ती। क्या हो जाएगा? पढ़ती। वह देखकर पढ़ता है। दोनों क्लियर। न्यासा से बनाना था तो सा मम न्यास अस्ति। विलोक्य से बनाना था तो स विलोक्य पढ़ती है, वह देखकर पढ़ता है। चलिए उसके बाद से तीसरा नंबर पे चलते हैं। तीसरा नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया वृक्षा। क्या पूछा गया? वृक्षा। तो देखो जैसे अपन बालका, बालको, बालका, यानी एक लड़का, 2 लड़के, अनेक लड़के, तो वैसे ही वृक्ष, वृक्षो, वृक्षा बहुवचन हुआ। क्या हुआ? बहुवचन। जब बहुवचन हुआ तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अनेक, अनेक पेड़। ठीक है ना? तो देखो अब आपको बताएं सौ, तौ, ते। तो सौ मतलब वह, तौ मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सब। तो यहां से हम लिखते हैं कि वे सब पेड़, वे सब पेड़ है। तो वे सब का क्या हो जाएगा? ते। पेड़ का क्या हो जाएगा? तो देखो अब यहाँ से एक तो पेड़ नहीं है। अब जब एक पेड़ रहता तो वृक्षा लिख लेते, 2 पेड़ रहते तो वृक्षाओ लिख लेते। यहाँ पे बदलते जाते वैसे, और यहाँ भी बदलते। लेकिन यहाँ पे अनेक पेड़ है तो क्या जाएगा? ते वृक्षा
और यहाँ पे एक है मतलब एक वचन रहेगा तो अस्ति, दो वचन रहेगा तो अस्त, और अनेक यानी बहुवचन रहेगा तो क्या हो जाएगा संति। क्या हो जाएगा संति। बोलिए कि वृक्ष यानी कहा जाए कि ते वृक्ष संति, वे सब पेड़ है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। 4 नंबर क्वेश्चन है कि अतिथि सत्कार, अतिथि सत्कार। तो अतिथि सत्कार मतलब होता है अतिथि सत्कार। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इसका वाक्य बना सकते हैं अतिथि सत्कार। अतिथि सत्कार भारतीय परंपरा है। अतिथि सत्कार भारतीय परंपरा है। आपको हिंदी लिखना नहीं है, आप इसका संस्कृत बनाइए। तो अतिथि सत्कार तो क्या हो जाएगा अतिथि सत्कार भारतीय परंपरा अब है का लिख लीजिएगा वर्तते। क्या हो जाएगा वर्तते। बोलिए चारों क्लियर हो गया होगा। न्यासा से तो वह मेरी बहन है, इन सा मम न्यासा अस्ति। विलोक्य से इन देखकर, स विलोक्य पठती वह देखकर पढ़ता है। वृक्षा वे सब पेड़ है, यानी ते वृक्षा संति। अतिथि सत्कार भारतीय परंपरा वर्तते, यानी अतिथि सत्कार भारत की परंपरा है, भारतीय परंपरा है। एक आपको एक और मिलेगा इदानीम, ठीक है ना। इदानीम क्या मिलेगा इदानीम। तो इदानीम मतलब होता है अभी या इसी समय। तो अभी या इसी समय से आप एक वाक्य बना लीजिए कि अभी या इस समय, ठीक है ना। अभी सुबह है, क्या है अभी सुबह है। तो बोलो अभी का क्या हो जाएगा तो इदानीम। क्या हो जाएगा इदानीम। सुबह का क्या हो जाएगा तो प्रातः काले। क्या हो जाएगा प्रातः काले। और है का क्या हो जाएगा अस्ति हो जाएगा। बस ये आपका वाक्य हो गया। वाक्य समझ में आ गया, ठीक है ना। अब इसके अलावा जो आपके एक वाक्य वाला प्रश्न है प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इन सभी को जो है आपको जस्ट पीडीएफ के माध्यम से इसी वीडियो के अंत में आपको अभी तुरंत जस्ट आपको अभी करा दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो वीडियो आपको लंबा चौड़ा होगा, लेकिन आपको पूरा वीडियो को वॉच करना है, पूरा वीडियो को देखना है, जरूर समझ में आएगा, ठीक है ना। पहले वाक्य हो गया, अब जो एक वाक्य वाला जो प्रश्न उत्तर है और साथ में जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको अगले वीडियो में यानी इसी वीडियो के अंत में जो है करा दिया जाएगा। आप उसको कीजिएगा। आशा करते हैं कि आपको क्लास जो है वो बहुत अच्छा ढंग से समझ में आया होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है दूसरा चैप्टर, ठीक है ना, उसको हम लोग पढ़ेंगे। पाठ के नाम है श्रेयस्करी स्व स्थिति। विष्णु शर्मा के द्वारा वो पाठ जो है कहानी जो है लिखा गया है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं जस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है ना। चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, आपकी भलाई के लिए बहुत मेहनत किया जाएगा। 16 चैप्टर है जिसमें से एक चैप्टर लगभग हम लोग कंप्लीट हो गया। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद से फिर हम लोग एक वाक्य वाला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे।